CH-31 एस्केप प्लान। पुलिस वालों ने देव को अरेस्ट कर लिया था। जैसे ही डिफेंस टीम के लोग देव को बचाने के लिए आगे बढ़े तो देव ने हाथ से एक सीक्रेट इशारा किया। इशारा समझकर वो सारे लोग रुक गए। फिर पुलिस वाले देव को अरेस्ट कर एक जेल में ले गए। उस जेल में एक से एक खतरनाक और खूंखार कैदी थे। देव को एक लोहे की जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। देव को जेल में डालने के बाद वो ऑफिसर जिसने देव को पकड़ा था, उसने अपने सीनियर को इस बारे में इन्फॉर्म किया। रातों रात सारे सीनियर कमिश्नर और मिनिस्टर की नींद गायब हो गई थी और उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग करने का फैसला किया। कुछ देर बाद वे सारे लोग एक मीटिंग हॉल में इकट्ठा हुए और मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग में ये तय हुआ कि देव का केस सीबीआई वाले हैंडल करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ सीबीआई ऑफिसर्स ने देव को अपनी कस्टडी में ले लिया। सुबह का वक्त सारे न्यूज चैनल्स तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि देव के जिंदा होने की अफवाह सच है और उसका केस सीबीआई हैंडल कर रही है। न्यूज रिपोर्टर्स ने उस इंस्पेक्टर का रिव्यू लिया जिसने देव को अरेस्ट किया था। वो इंस्पेक्टर सारी बातें ऐसे बता रहा था जैसे उसने देव को अपनी जान पर खेलकर अरेस्ट किया हो और एक बहुत बड़ा मिशन अंजाम दिया हो। नवीन भी ये न्यूज देख रहा था। डिफेंस टीम ने देव के अरेस्ट होते ही नवीन को इन्फॉर्म कर दिया था और ये भी बताया कि देव ने उन्हें अपने आप को बचाने से मना कर दिया था। नवीन इस वक्त अहमदाबाद के पोरश इलाके के एक बंगलो में था। बंगलो में नवीन के साथ नताशा, कमरान, सूर्य, सुमित और अमन भी थे। कमरान ने उन निंजास और सोल्जर्स को अहमदाबाद से रवाना कर दिया था और वो लोग देव के आने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के साथ एक और शख्स बैठा था जो डिफेंस टीम का लीडर था। वो डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। टीवी पर न्यूज देखकर नवीन ने गुस्से में कॉफी टेबल पर रखा एक जग उठाया और टीवी पर दे मारा। नवीन के साथ साथ वहां मौजूद सारे लोग न्यूज देख रहे थे। नवीन ने जब टीवी तोड़ी तो सारे लोग अपनी जगह से उठ गए और 2 कदम पीछे हो गए। नवीन ने गुस्से में दीवार पर हाथ मरते हुए खुद से कहा, डैम इट, पहली बार मैं बॉस के प्लान को समझ नहीं पा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? सूर्य ने कमरान से पूछा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और बॉस के बारे में पुलिस वालों को वो इन्फॉर्मेशन किसने दी? कमरान ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मैंने पुलिस वालों को बॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। रवि उन लोगों के पास आते हुए बोला। रवि की आवाज सुनकर सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। रवि सुमित के पास आकर खड़ा हो गया और उन सबको देखने लगा। वहीं रवि की बात सुनकर सारे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा? नवीन ने रवि से पूछा। बॉस ने कहा था। रवि ने नवीन की बात का जवाब दिया। बॉस ऐसा ऑर्डर क्यों देंगे? सूर्य ने रवि से पूछा। यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। रवि ने सूर्य की बात का जवाब दिया और एक सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। फिर रवि ने नवीन की तरफ देखते हुए कहा, दरअसल मुझसे एक गलती हो गई। रवि की बात सुनकर नवीन और कमरान उसे सवालिया नजरों से देखने लगे और उसके पास वाले सोफे पर आकर बैठ गए। कैसी गलती? कमरान ने बैठते हुए पूछा। जिस पर रवि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं बॉस को अहमदाबाद की सिचुएशन के बारे में अपडेट दे रहा था तब मैंने बॉस को ये बता दिया कि कुछ पुलिस वाले अंडरकवर होकर उनके बारे में पता लगा रहे हैं और उन्हें आपके जिंदा होने के बारे में मालूम चल गया है। ये गलती कैसे हुई? कमरान ने असमंजस में रवि से कहा। तो रवि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझसे गलती यहाँ हुई कि जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं इसके बारे में हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना भूल गया था और जब मैं बॉस से मिला तो मैंने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी। वहीं रवि की बात सुनकर नताशा कंफ्यूज होकर अपना सर खुजाने लगी। जब सुमित ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने नताशा से पूछा, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बॉस को इस बारे में पता था। जब मुझे हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने बॉस को जाकर बता दी और उन पुलिस वालों को पता चल गया था कि बॉस अहमदाबाद में कहाँ है। जब मैंने बॉस से कहा कि अगर वो चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन बॉस ने निकलने के बजाय मुझे उन पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए कहा। तो तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? सूर्य ने पूछा। वो बॉस ने मना किया था, नताशा ने कहा और अपना सर झुका लिया। नताशा की बात सुनकर रवि ने कहा, दरअसल पुलिस वालों को बॉस की लोकेशन मैंने ही शेयर की थी क्योंकि बॉस ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। समझ नहीं आ रहा आखिर बॉस का प्लान क्या है? नवीन ने अपना माथा सहलाते हुए कहा। वो लोग इसी सोच में थे कि देव को सीबीआई की कैद से कैसे बाहर निकाला जाए। तभी नताशा का फोन रिंग हुआ। जब नताशा ने फोन देखा तो कॉल हेडक्वार्टर से था। हेडक्वार्टर का कॉल देखकर नताशा ने कॉल पिक की और फोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़के की आवाज आई, सॉरी मैडम, ये मैसेज डिलीवर करने में लेट हो गया क्योंकि बॉस का ऑर्डर था कि आप लोगों तक ये मैसेज आज सुबह पहुंचाया जाए। मैंने आपको एक वीडियो मेल किया है, मुझे लगता है आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए। ये बोलकर उस शख्स ने कॉल कट कर दिया। उस शख्स की बात सुनकर नताशा ने सुमित का लैपटॉप लिया और अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर वो मेल किया हुआ वीडियो प्ले कर दिया। नताशा ने लैपटॉप कॉफी टेबल पर रख दिया जिससे वो वीडियो हॉल में मौजूद सारे लोग देख सके। वीडियो में देव 7 स्टार होटल की बालकनी में रखी एक चेयर पर बैठा था और सिगार के काश ले रहा था। देव ने सिगार का एक काश लिया और कैमरा की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मैं अरेस्ट हो चुका हूँ। जानता हूँ तुम लोग मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई प्लान बना रहे होगे,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे यहां से बाहर मत निकालो, सही वक्त का इंतजार करो। कुछ दिनों बाद जब इंटरपोल वाले मुझे लेकर जा रहे होंगे तब तुम लोग उनके विमान पर हमला कर वहां से चले जाना और ऐसा हमला करना जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाए। और हाँ, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, ये मेरा ऑर्डर है। अगर मैं उस क्रैश में जिंदा बच गया तो मैं तुम लोगों से कांटेक्ट करूंगा। ये बोलकर देव ने वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। वहीं देव का ये ऑर्डर सुनकर तीनों इसी कश्मकश में थे कि बॉस ने ये ऑर्डर क्यों दिया है। आखिर क्या है देव का असली मकसद, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH-32 प्लेन क्रैश। नवीन और बाकी सभी लोग इसी कश्मकश में थे कि वो लोग देव के ऑर्डर फॉलो करें या देव को बचाने का प्लान बनाए। वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी सूर्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, क्यों ना हम इसके बारे में राजीव और दिग्विजय अंकल से बात करके देखें। सूर्य की बात सुनकर कमरान ने कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वहीं उन लोगों के मुंह से दो अनजान शख्स का नाम सुनकर बाकी सभी लोग सवालिया नजरों से उन तीनों को देख रहे थे। ये लोग कौन है? नताशा ने सूर्य से पूछा। ये वो लोग हैं जिनकी बात काटने की हिम्मत बॉस में भी नहीं है, और बॉस अगर श्रीकांत बाबा के बाद किसी की बात सुनते थे तो वो ये दोनों है, नवीन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। उन तीनों की बात सुनकर सारे लोगों ने राजीव और दिग्विजय से मिलने का प्लान बनाया। एक मिनट गाइस, क्या हमें पता है कि वो लोग हमें कहाँ मिलेंगे? सुमित ने उन्हें रोकते हुए कहा। वो हमें दिल्ली में मिलेंगे, कमरान अपने कमरे में जाते हुए बोला। कमरे में जाने से पहले उसने नवीन की तरफ मुड़कर देखा और उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। नवीन कमरान का इशारा समझ गया और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। कमरान अपने कमरे में चला गया और उसने जाने से पहले सारे लोगों को तैयार होने के लिए कह दिया। जब सारे लोग तैयार होने अपने कमरे में जाने लगे तभी नवीन ने रवि और नताशा को रोकते हुए कहा, तुम दोनों बॉस के होटल वाले कमरे में जाओ और वहां पर बॉस के जितने भी सामान है वो लेकर आ जाओ। नवीन की बात सुनकर दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और बंगलो से बाहर निकल गए। 1 घंटे बाद सारे लोग रेडी होकर हॉल में नवीन के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नवीन भी आ गया और वो लोग वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लगभग 40 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक प्राइवेट प्लेन के सामने आकर रुकी। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले और उस प्राइवेट प्लेन में जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही प्लेन ने रनवे से टेक ऑफ किया और कुछ घंटे बाद दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। नवीन ने पहले ही उनके आने की खबर दिल्ली में रह रहे अपने आदमियों को दी थी। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कुछ लोग गाड़ी के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। नवीन ने बाकी सभी लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया और उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में जाकर बैठ गया। नवीन को बैठता देख वो लोग भी उस गाड़ी में जाकर सेटल हो गए। उनके बैठते ही गाड़ी वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो उसी होटल में थे जहां वो तीनों पहले चौपर से आए थे। वो लोग देव के बड़े से रूम में राजीव और दिग्विजय के आने का इंतजार कर रहे थे। सूर्य उन दोनों को लेने गया था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और 2 शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुए जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के आसपास थी। सूर्य भी उनके पीछे ही था। उन दोनों के अंदर दाखिल होते ही कमरे में मौजूद सारे लोग उनके सम्मान में अपनी जगह से खड़े हो गए। नवीन ने उन्हें अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। उन दोनों के बैठते ही बाकी सभी लोग अपनी जगह बैठ गए। नवीन ने उन दोनों से थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग 1 महीने पहले कहाँ थे? नवीन का सवाल सुनकर दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और राजीव ने नवीन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम 1 महीने पहले कनाडा गए थे और 2 दिन पहले ही वापस आए हैं। राजीव का जवाब सुनकर नवीन ने अपना हाथ मलते हुए दूसरा सवाल पूछा, क्या आप लोगों ने आज की न्यूज देखी? नवीन के सवाल पर दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया और दिग्विजय ने सांवलिया अंदाज में नवीन से पूछा, लेकिन ये सब कैसे हो गया? बॉस ने खुद को पुलिस वालों के हवाले किया। कमरान ने दिग्विजय की बात का जवाब दिया। क्या उसने तुम लोगों को बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? राजीव ने पूछा। समझ नहीं आ रहा अंकल, अगर उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए केसेस को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है, वो अगर चाहते तो अपने ताकत के दम पर अपने ऊपर लगे सारे केस हटवा सकते थे। सूर्य ने अपना माथा सहलाते हुए कहा। सूर्य की बात पर राजीव ने कुछ सोचते हुए उनसे पूछा, क्या कुछ दिनों पहले देव के साथ कोई ऐसी घटना हुई जिससे देव बहुत डिस्टर्ब हो गया हो? राजीव की बात सुनकर तीनों ने सोचते हुए एक साथ जवाब दिया, हाँ, पिछले कुछ हफ्तों में बॉस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे बॉस डिस्टर्ब रहने लगे थे। अच्छा, क्या हुआ था? दिग्विजय ने पूछा तो तीनों ने उन्हें देव के रघुवंशी हाउस से निकले जाने और देव ने जो हेमंशी की शादी में किया वो सब बता दिया और साथ ही में देव के वीडियो वाली बात भी बता दी। उनकी बात सुनकर राजीव और दिग्विजय कुछ सोचने लगे। कुछ देर सोचने के बाद राजीव ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग एक काम करो, देव के ऑर्डर को फॉलो करो। लेकिन अंकल, नवीन इससे आगे कुछ कहता कि तभी दिग्विजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर देव ने ये ऑर्डर दिया है तो उसने पहले ही सारे प्लान तैयार कर रखे होंगे, फिक्र मत करो। उसने कहा कि वो अगर जिंदा बच गया तो वो कांटेक्ट करेगा, इसका मतलब वो जरूर करेगा। दिग्विजय की बात पर नवीन ने अपना सर हाँ में हिलाया और सूर्य को उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए कहा। राजीव और दिग्विजय के जाते ही उन लोगों ने देव के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कुछ फाइटर जेट्स तैयार कर लिए और इंटरपोल के नोटिस का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ देव को एक लोहे के सेल में टॉर्चर किया जा रहा था। सीबीआई वालों ने देव का मास्क निकालने की भी कोशिश ली लेकिन वो लोग इसमें नाकाम रहे। एक ऑफिसर ने देव के पीठ पर डंडे से मरते हुए पूछा, बता, तू अपने काले धंधों को कहां से ऑपरेट है और सारे गैर कानूनी हथियार तूने कहां छुपा रखे हैं?
वो ऑफिसर देव को मरते हुए ये सवाल पूछे जा रहा था, लेकिन देव के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। वो शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा। सीबीआई वालों ने 2 दिनों तक देव को ऐसे ही टॉर्चर किया, लेकिन सीबीआई वाले देव से इंफॉर्मेशन निकलवाने में नाकाम रहे। तीसरे दिन एक ऑफिसर देव को टॉर्चर कर रहा था, तभी देव के सेल का दरवाजा खुला और एक ऑफिसर अंदर आते हुए बोला, सीनियर ऑफिसर ने अभी बुलाया है। उस ऑफिसर की बात सुनकर देव को पीट रहे ऑफिसर ने अपने हाथ में थामी लाठी को साइड में फेंका और उस दूसरे ऑफिसर के साथ चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर के केबिन में थे। उन दोनों के सामने उनका सीनियर ऑफिसर खड़ा था। सीनियर ऑफिसर ने उन दोनों के आगे एक पेपर कर दिया। जब दोनों ऑफिसर ने वो पेपर पढ़ा तो दोनों ऑफिसर की मुठ्ठियां कस गई। दरअसल वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस था कि देव को इंटरपोल को सौंप दिया जाए। सीनियर ऑफिसर ने टेबल पर हाथ मरते हुए कहा, देव एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, सिर्फ इसी वजह से हमें उसे इंटरपोल के हाथ सौंपना पड़ रहा है। तो हमें देव को उनके हाथ कब सौंपना है? एक ऑफिसर ने सीनियर ऑफिसर से पूछा। कल सुबह तक इंटरपोल ऑफिसर्स दिल्ली आ चुके हैं और हमें इसी वक्त दिल्ली के लिए निकलना होगा, टाइम नहीं है। सीनियर ऑफिसर ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, जिसमें इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। सीनियर ऑफिसर की बात पर दोनों ने ओके सर कहा और देव को दिल्ली ले जाने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद सीबीआई ऑफिसर्स देव को लेकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। कुछ घंटों बाद एक प्लेन अहमदाबाद से दिल्ली लैंड हुआ। सीबीआई ऑफिसर्स ने नोटिस के तहत देव को इंटरपोल के हाथों सौंप दिया था। मीडिया वाले ये सारी घटना टीवी पर दिखा रहे थे। टीवी देखकर नवीन को भी पता चल गया कि देव को इंटरपोल के हाथ सौंप दिया गया है। नवीन ने फाइटर जेट्स के पायलट को इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ देर बाद इंटरपोल वाले देव को अपने मिलिट्री प्लेन में बिठाकर अपने बेस की तरफ निकल चुके थे। कुछ ही देर में उनका प्लेन मनाली शहर के ऊपर से गुजर रहा था। जब वो लोग मनाली शहर के ऊपर से जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ फाइटर जेट्स ने घेर लिया और उनके प्लेन पर कुछ मिसाइल फायर कर दी। मिलिट्री प्लेन होने की वजह से इंटरपोल वालों को पता चल गया था कि उनकी तरफ मिसाइल आ रही है। वो लोग प्लेन को मिसाइल से बचा पाते के तभी उनके ऊपर फायरिंग होने लगी, जिससे प्लेन के इंजन में आग लग गई और प्लेन क्रैश हो गया। क्या देव इस भयानक प्लेन क्रैश को झेल पाएगा? आखिर क्या चाहता है देव? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। 33 देव की मौत। प्लेन एक जंगल में क्रैश हुआ था। जो जेट्स उस मिलिट्री प्लेन पर फायरिंग कर रहे थे, नवीन ने उनके पायलट से कांटेक्ट किया और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, जेट्स को एक सुनसान जगह पर क्रैश कर दो। नवीन का ऑर्डर सुनकर पायलट्स ने ऑक चीफ कहा और एक बटन दबाकर जेट से निकल गए। उन पायलट्स के जेट से निकलते ही वो जेट्स एक पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गए। देव का प्लेन जहां क्रैश हुआ था उस जगह से कुछ दूर एक चॉपर हवा में उड़ रहा था। उस चॉपर से एक शख्स दूरबीन से सारा नजारा देख रहा था। वो शख्स नवीन था और उस चॉपर में नवीन के साथ सूर्य और कमरान भी थे। प्लेन को क्रैश होते देख नवीन ने अपनी आंखों से दूरबीन हटा ली और अपनी आंखें बंद कर ली। प्लेन क्रैश की आवाज सुनकर उन दोनों ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नवीन ने भारी गले से चॉपर के पायलट से कहा, वापस चलो। ये बोलते हुए नवीन और उन दोनों के आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गई। पायलट ने भारी गले से ऑक चीफ कहा और चॉपर मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ प्लेन का दरवाजा उड़कर कुछ मीटर दूर जा गिरा। देव ने उस दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया था। कुछ देर पहले जब प्लेन के इंजन में आग लगी थी, तब प्लेन के अंदर सायरन बजने लगा था। सायरन सुनकर देव ने पीछे बंधे हुए हाथ को एडजस्ट करते हुए आगे की तरफ किया और अपनी बॉडी को एक बॉल के आकार में ढालकर अपनी बॉडी ढीली छोड़ दी। देव के चेहरे पर मास्क होने की वजह से उसके चेहरे को छोड़कर उसके बॉडी पर कुछ खरोंचें आई थी। वहीं कुछ ऑफिसर्स भी जख्मी हो गए थे। दरवाजा तोड़ने के बाद देव जंगल की तरफ जाने लगा। जब कुछ ऑफिसर्स ने देव को भागते हुए देखा तो वो अपने आप को संभालते हुए उठे और उसके पीछे भागने लगे। ऑफिसर्स देव के ऊपर फायरिंग करते हुए उसका पीछा कर रहे थे। देव पेड़ से कवर लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक ऑफिसर देव के ऊपर फायरिंग करता हुआ उसके बहुत पास आ गया था। देव को उसके होने का आभास हो गया। वो ऑफिसर देव को पकड़ पाता उससे पहले ही देव अपनी जगह से गायब हो गया। देव को गायब होता देख वो सारे ऑफिसर्स देव को पूरे जंगल में तलाश करने लगे। एक ऑफिसर को अपने से कुछ दूर पेड़ के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो ऑफिसर धीमे कदमों से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पेड़ के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर उस ऑफिसर ने एक गहरी सांस ली। तभी उस ऑफिसर को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ऑफिसर अपनी गन निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो देव ने एक लात मारकर उसकी गन एक कोने में फेंक दी। वो ऑफिसर अपने साथियों को इन्फॉर्म कर पाता उससे पहले ही देव ने उसके गर्दन पर वार किया और वो ऑफिसर वहीं बेहोश हो गया। देव उस ऑफिसर को देखकर कुछ सोचने लगा। फिर देव ने अपना सूट और मास्क उतारा और उस ऑफिसर को पहना दिया। अपने कपड़े उस ऑफिसर को पहनाने के बाद देव ने उसके कमर में बंधा चाकू और उसके जेब से लाइटर निकाल लिया। इसी तरह देव ने बाकी पुलिस वालों को मारकर बेहोश कर दिया और उनकी बॉडीज को घसीटते हुए प्लेन में ले गया। सारे ऑफिसर्स की बॉडी प्लेन में डालने के बाद देव प्लेन से बाहर निकला और फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला। फिर देव ने एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया और उसमें आग लगाकर फ्यूल टैंक में डाल दिया। फ्यूल टैंक में लकड़ी डालते ही देव वहां से गायब हो गया और एक पेड़ के पीछे आकर छुप गया। कुछ ही देर में वो प्लेन ब्लास्ट हो गया। प्लेन को ब्लास्ट होता देख देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। प्लेन क्रैश होने की खबर सीबीआई ऑफिसर्स तक पहुंच गई थी और वो अपनी एक टीम लेकर उस जगह से कुछ ही दूर थे कि तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आई। धमाके की आवाज सुनकर वो लोग उस तरफ भागे जहां ब्लास्ट हुआ था।
कुछ ही देर में वो ऑफिसर्स उस जगह पहुंच गए जहां ब्लास्ट हुआ था। जैसे ही एक ऑफिसर की नजर प्लेन के टुकड़ों पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा, सर ये तो वही प्लेन है जिसमें इंटरपोल ऑफिसर्स देव को लेकर जा रहे थे। उस ऑफिसर की बात सुनकर सीनियर ऑफिसर ने सारे ऑफिसर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वो प्लेन की जांच करने लग गए। दूसरी तरफ देव उस प्लेन की जगह से बहुत दूर एक पेड़ का सहारा लिए बैठा था। दरअसल जब ऑफिसर्स देव के ऊपर फायरिंग कर रहे थे तब एक गोली देव के कमर को छूकर निकल गई थी। देव ने अपनी शर्ट उतारी और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठाकर लाइटर से उनमें आग लगा दी। फिर देव ने चाकू गरम किया और उस घाव पर रख दिया जहां से वो गोली देव को छूकर निकली थी। गरम चाकू उस घाव पर लगते ही देव के पूरे बदन में एक तेज दर्द उठा। उसने अपने दांत भीज लिए और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ देर बाद देव ने वो चाकू उस जगह से हटाया और लेट गया। जमीन पर लेटते ही देव बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर्स कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर ढूंढने के बाद एक ऑफिसर को देव के मास्क के कुछ टुकड़े मिले और उसके पास कुछ हड्डियां और देव के सूट के टुकड़े मिले। उस ऑफिसर ने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया और उससे ये सारी चीजें दिखाई। जब उस ऑफिसर ने ये सब देखा तो उसे लगा देव इस ब्लास्ट में मारा गया। फिर सीनियर ऑफिसर ने उन चीजों को संभाल कर एक प्लास्टिक बैग में रखवाया और उन्हें लैब में भेजने का ऑर्डर दिया। उस सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर सुनकर कुछ ऑफिसर्स एक जीप में बैठकर वहां से निकल गए। ऑफिसर्स के जाते ही कुछ रिपोर्टर्स वहां आए और उस सीनियर ऑफिसर की तरफ माइक करते हुए उससे सवाल पूछने लगे कि देव कहाँ है, क्या देव जिंदा है या मर गया, क्या प्लेन क्रैश किसी ने करवाया है या ये कोई हादसा है। उन रिपोर्टर्स के सवाल सुनकर सीनियर ऑफिसर ने उन सब लोगों को शांत किया और उनके सवालों के जवाब देते हुए कहा, देव मर चुका है और हमें लगता है प्लेन को क्रैश करवाने के पीछे देव के आदमियों का हाथ था। जब हम प्लेन को अपने रेडार में देख रहे थे तब हमें प्लेन के पीछे कुछ फाइटर जेट्स भी दिखे। हम उन जेट्स का पता लगा रहे हैं। जब तक हमें उन जेट्स के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ऑफिसर ने कहा और वापस से प्लेन के पास चला गया। बदनामी छुपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा, सीनियर ऑफिसर ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मीडिया वाले ये न्यूज लाइव दिखा रहे थे जिस वजह से देव के सारे लोग ये न्यूज देख रहे थे। जब नवीन का चॉपर हेडक्वार्टर के पास लैंड हुआ तो नवीन लड़खड़ाते कदमों से चॉपर से नीचे उतरा और हेडक्वार्टर में चला गया। हेडक्वार्टर में पहुंचते ही तीनों की नजर वहां मौजूद लोगों पर पड़ी जो न्यूज देख रहे थे। न्यूज में देव के मरने की खबर बताई जा रही थी। नताशा, सुमित, अमन, रवि, राजीव और दिग्विजय भी वहां मौजूद थे। जैसे ही नताशा ने नवीन को देखा तो वो भागते हुए उसके पास आई। नताशा की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए और आंखों में एक उम्मीद की किरण लाते हुए नवीन से पूछा, बॉस कहाँ है। नताशा की बात सुनकर नवीन ने उसकी तरफ अपनी नम आंखों से देखा और अपना सर ना में हिला दिया। नवीन का जवाब पाकर नताशा फुट फुट कर रोने लगी। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद नताशा ने अपने आंसू पोंछे और बाहर जाते हुए बोली, आप लोग नहीं ढूंढ पाए ना, अब मैं अपने भैया को ढूंढने जा रही हूँ। नताशा की बात सुनकर सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोला, नताशा बॉस का ऑर्डर है, उन्हें कोई ढूंढने नहीं जाएगा। मैं अपने बॉस को नहीं अपने भैया को ढूंढने जा रही हूँ। ये बोलते हुए नताशा ने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर जाने लगी। तभी नवीन ने उसे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। नवीन के गले लगते ही नताशा एक बार फिर रोने लगी। नताशा ने रोते हुए नवीन से कहा, प्लीज नवीन भैया, देव भैया को ले आइए ना, फिक्र मत करो, भैया ने कहा है ना वो आ जाएंगे, तुम देखना जैसे ही भैया आएंगे ना तो हम अच्छे से उनकी क्लास लगाएंगे। नवीन ने नताशा के बालों को सहलाते हुए कहा। कुछ देर तक नताशा ऐसे ही नवीन के गले लगकर रोती रही और रोते हुए बेहोश हो गई। उसे बेहोश होते देख नवीन ने सुमित को बुलाया और नताशा को उसके कमरे छोड़ने के लिए कहा। नवीन की बात सुनकर सुमित ने उसे अपनी बाहों में उठाया और एक कमरे में लेकर चला गया। नवीन ने एक नजर उन्हें जाते हुए देखा, फिर वो राजीव और दिग्विजय की तरफ बढ़ गया। नवीन के पीछे सूर्य और कमरान भी आ रहे थे। नवीन राजीव और दिग्विजय के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने एक नजर वहां मौजूद सारे लोगों पर डाली। सभी लोगों की आंखें नम थी। वहीं राजीव जी अपनी आंखें बंद कर सोफे पर बैठे हुए थे और दिग्विजय नम आंखों से टीवी पर चल रही न्यूज देख रहे थे। क्या होगा अब देव के साथ? क्या ऑफिसर्स को पता चल जाएगा कि देव जिंदा है और क्या करेगा देव अपने आप को बचाने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH-34 देव वर्सेस बेयर। नवीन राजीव के सामने घुटनों पर बैठते हुए बोला, काम हो गया है, आपको उम्मीद है वो आएंगे? नवीन की बात सुनकर राजीव ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, पूरी उम्मीद है और ये न्यूज वाले झूठ बोल रहे हैं, देव जिंदा है। आपको कैसे पता? नवीन ने राजीव से पूछा। क्योंकि न्यूज में उसके मास्क और उसके कपड़े नहीं दिखाए गए हैं, राजीव ने कहा। जैसे ही राजीव ने ये कहा तो टीवी पर लैब की न्यूज दिखाई जाने लगी जहां पर देव के मास्क के टुकड़ों की जांच हो रही थी और मास्क पर मिले बालों और खून के सैंपल टेस्ट किए जा रहे थे। न्यूज में हो रही बातें सुनकर राजीव और नवीन का ध्यान टीवी पर चला गया। जब कुछ घंटे पहले सीबीआई ऑफिसर्स देव को ले जाने की तैयारी कर रहे थे तब सीनियर ऑफिसर ने अपने कुछ ऑफिसर्स को बोलकर देव के खून के सैंपल, उसके कुछ बाल और फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। लैब में कुछ लोग देव के ब्लड सैंपल और मास्क पर मिले ब्लड सैंपल की टेस्टिंग कर रहे थे। मीडिया वाले ये सारी चीजें लाइव दिखा रहे थे। कुछ देर की टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट में बताया गया कि मास्क पर मिले खून के सैंपल और देव के ब्लड सैंपल मैच हो गए हैं। न्यूज देखकर राजीव पूरी तरह से टूट गए। उन्हें भी अब लगने लगा कि देव मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ रात के समय देव की आंखें एक आहट से खुलती है। देव अपनी जगह से उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगता है। देव को अपने आसपास जंगली जानवर का ऑरा महसूस हो रहा था।
देव ने अपनी शर्ट उठाई और अपने कमर पर बांध ली। देव अब पूरी तरह से चौकन्ना हो चुका था और उसकी पकड़ अपने चाकू पर कस गई। देव कुछ देर तक एक अंधेरी जगह पर घूरता रहा। तभी देव को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। देव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भालू पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही भालू ने देव पर हमला किया तो देव ने फुर्ती दिखाते हुए हवा में उड़कर एक बैक फ्लिप मारी और भालू से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर खड़ा हो गया। शरीर पर कई जगह घाव होने से देव की मूवमेंट स्पीड स्लो हो गई थी। देव उस भालू से बचने के लिए भागने लगा। देव को भागता देख भालू भी उसके पीछे भागने लगा। घाव होने की वजह से देव ज्यादा देर तक भाग नहीं पाया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। भालू ने देव को छुपते हुए देख लिया था। उसने आगे बढ़कर देव पर हमला कर दिया। देव भले ही छुप रहा था लेकिन उसके सेंसर्स एक्टिव थे। भालू के हमला करने पर देव ने उसके हमले को सेंस कर लिया और एक तरफ हट गया। देव की स्पीड स्लो होने की वजह से भालू के पंजे देव के दाएं हाथ पर घाव करते हुए पेड़ में घुस गए। देव थोड़ा पीछे हटते हुए अपने मन में बोला, सोचा था किसी तरह इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा और इसे मरना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बस बहुत हुआ। ये बोलते हुए देव ने अपने कमर पर बंधा चाकू निकाला। भालू के दिए गए घाव ज्यादा गहरे ना होने की वजह से देव को भी फर्क नहीं पड़ा और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। भालू ने जैसे ही देव पर हमला किया, देव उस हमले से बचता हुआ भालू के दाएं तरफ आ गया और चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया। भालू के गर्दन में चाकू घुसते ही वो जमीन में गिर पड़ा। देव ने चाकू इतनी बुरी तरह से भालू के अंदर घुसाया था कि चाकू वापस निकालने में देव को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ देर कोशिश करने के बाद देव ने भालू के गर्दन से वो चाकू निकाल लिया था। चाकू निकालने के बाद देव उस भालू से टिककर बैठ गया और तेज तेज सांसें लेने लगा। रात होने की वजह से जंगल में ठंड बढ़ चुकी थी। देव को भी इस वक्त काफी ठंड लग रही थी। देव ने एक नजर अपनी शर्ट की तरफ देखा, फिर भालू की तरफ। देव भालू को देखकर कुछ सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। वो अपनी जगह से उठा और भालू की खाल को चाकू से छीलने लगा। देव ने भालू की खाल का एक बड़ा टुकड़ा लिया और अपने बदन पर लपेट लिया। फिर देव ने भालू के कुछ गोश्त के टुकड़े लिए और वापस से उसी जगह आ गया जहां देव ने आग जलाई थी। देव आग के पास आकर बैठा और अपने ऊपर से खाल का टुकड़ा उतारकर घाव को देखने लगा। जहां पर देव को गोली लगी थी उस जगह से खून बहने लगा था। खून बहता देख देव ने अपने शर्ट के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा उस घाव पर बांध दिया। फिर देव ने वापस से खाल का टुकड़ा अपने बदन पर डाला और चाकू लेकर उसमें गोश्त के कुछ टुकड़े फंसकर आग के ऊपर कर दिया। पिछले 3 दिनों से देव ने कुछ नहीं खाया था और ऊपर से इस जंगल में भटकते हुए उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। जैसे ही गोश्त का टुकड़ा पक गया तो देव ने आग के ऊपर से चाकू हटाया और उस गोश्त के टुकड़े को देखने लगा। देव ने उसे देखते हुए खुद से कहा, मजबूरी में इंसान को क्या नहीं करना पड़ता। ये कहते हुए देव ने आह भरी और उस गोश्त के टुकड़े को खाने लगा। भूख मिटाने के बाद देव एक पेड़ से टिककर बैठ गया और अपने सामने जल रही आग को देखने लगा। आग को देखते देखते देव को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के वक्त देव की नींद उसके ऊपर पड़ रही सूरज की रोशनी से खुलती है। देव अपनी आंखें मलता हुआ अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता है और उठकर जंगल में चला जाता है। लगभग 2 दिन जंगल में भटकने के बाद देव को एक नदी दिखाई देती है। नदी को देखकर देव उस नदी के पास जाता है। देव उस नदी से पानी पीता है और उसी नदी में नहाने के बाद देव उस भालू की खाल से खून साफ करने लगता है। देव वहां बैठा ये सब कर ही रहा था कि तभी उसके सेंसस एक्टिव हो जाते हैं। सेंसस एक्टिव होते ही देव अपने चारों तरफ नजर दौड़ाने लगता है। देव को खतरे का आभास हो चुका था। देव ने जैसे ही अपनी पकड़ चाकू पर कसी कि तभी उसकी तरफ कुछ निंजा ब्लेड से हमला हुआ। देव ने अपने चाकू से उन ब्लेड्स को रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर देव के ऊपर कुछ निंजास ने हमला कर दिया। देव के घाव पूरी तरह नहीं भरे थे, इसीलिए देव को उनसे लड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। देव ने जैसे तैसे उनमें से कुछ निंजास को मार गिराया और भालू की खाल लेकर जंगल के घने वाले हिस्से में चला गया। निंजास भी उसका पीछे जाने लगे। वो निंजास ब्लूटूथ से किसी से कनेक्टेड थे। जैसे ही निंजास के लीडर ने देव को भागते हुए देखा तो उसने ब्लूटूथ से कनेक्टेड आदमी से कहा, हमें और साथी चाहिए। वो जंगल के घने वाले हिस्से में चला गया है। आखिर किसने करवाया था देव पर हमला? क्या देव उनसे बचने में कामयाब हो पाएगा और क्या नवीन वक्त रहते देव को बचा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH-35 सुमित की उलझन। जंगल का घना हिस्सा पहाड़ पर था। ढलान होने की वजह से निंजास को देव का पीछे करने में दिक्कत हो रही थी। वहीं देव बड़े ही आराम से पहाड़ चढ़ता जा रहा था क्योंकि देव ने इन सारी चीजों की ट्रेनिंग ले रखी थी। देव पहाड़ चढ़कर उसकी चोटी पर आकर खड़ा हो गया और तेज तेज सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद देव आराम से चलता हुआ जंगल एक्सप्लोर करने लगा। शाम हो चुकी थी और देव को उस जंगल को एक्सप्लोर करते हुए एक झरना दिखाई दिया। देव जैसे ही उस झरने के पास पानी पीने के लिए झुका तभी उसे अपने पास कुछ जानवर और इंसान दोनों का ऑरा एक साथ महसूस हुआ। देव जैसे ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ तभी कुछ निंजास ने वापस से उसके ऊपर अटैक कर दिया। निंजास के अटैक करते ही कुछ भेड़िए भी वहां आ गए और उन्होंने निंजास पर हमला कर दिया। एक भेड़िया उस निंजा की तरफ बढ़ा जो देव के ऊपर हमला करने वाला था। जैसे ही देव ने ये देखा तो वो 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन पीछे पत्थर होने की वजह से देव का बैलेंस बिगड़ा और वो बहते झरने में जा गिरा। देव ने अपने आप को संभालते हुए झरने से निकलने की कोशिश की, लेकिन देव का शरीर कई पत्थरों से टकराने की वजह से वो कुछ हरकत नहीं कर पाया और बेहोश हो गया।
भेड़ियों के झुंड ने वहां मौजूद निंजास को मार दिया था और कुछ निंजास की लाशें वो अपने साथ ले गए थे। एक निंजा पेड़ के ऊपर चढ़ गया था जिसकी वजह से वो बच गया। ये घटना होने के कुछ देर बाद निंजास की एक और टीम वहां पर आई और अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। जो निंजा पेड़ पर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था वो नीचे उतरा और अपने साथी निंजास को वहां घाटी सारी घटना बता दी। उन निंजास के लीडर ने सारी घटना सुनने के बाद झरने से बहते पानी को एक नजर देखा और उसका पीछा करने लगा। झरने से बहता पानी पहाड़ की दूसरी छोटी से बहता हुआ एक नदी में जाकर मिल रहा था। जब निंजास ने ये देखा तो एक निंजा ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अंदाजा लगाते हुए कहा, इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 120 फीट के आसपास होगी और ऊपर से पानी के इतने तेज बहाव में उसका मरना तो तय है। उस निंजा की बात सुनकर निंजास के लीडर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद कॉल पिक हो गया और कॉल की दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, काम हो गया। बॉस गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते लेकिन वो लगभग मर ही गया है, निंजास के लीडर ने जवाब दिया। तेरे कहने का क्या मतलब है? उस शख्स ने पूछा। फिर निंजास के लीडर ने जंगल में घटी सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनने के बाद कॉल की दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, ठीक है वापस आ जाओ। ये बोलकर उस शख्स ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद निंजास के लीडर ने अपने साथियों को वापस चलने का इशारा किया और वो सारे लोग वापस जाने लगे। रात का समय, हेडक्वार्टर में सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। सुमित और अमन को भी एक कमरा सोने के लिए दे दिया गया था। अमन जैसे ही अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर सोने को हुआ कि तभी उसकी नजर सुमित पर पड़ी जो एक टक सीलिंग को घूरे जा रहा था। क्या सोच रहा है? अमन ने सुमित से पूछा। समझ नहीं आ रहा। एक तरफ नताशा कहती है कि बॉस उसके भाई नहीं है और दूसरी तरफ वो उन्हें भाई भी बुलाती है, सुमित ने सीलिंग को घूरते हुए जवाब दिया। तो तू उसी से ये सवाल पूछकर ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, अमन ने उससे कहा और सुमित के रिस्पांस का इंतजार करने लगा। अमन की बात सुनकर सुमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सोचा था पूछूंगा लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, जैसे ही ये सब खत्म हो जाए तो अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर लूंगा। सुमित की बात पर अमन हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब तक ये सब खत्म होगा तब तक हम कोई और कॉन्ट्रैक्ट के मिशन को अंजाम दे रहे होंगे, अब सो जा। ये बोलकर अमन ने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाली और आंखें बंद कर ली। अमन की बात सुनकर सुमित कुछ सोचने लगा और सोचते हुए अमन से बोला, क्यों ना हम इसी हेडक्वार्टर में काम करें? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग हमें इस हेडक्वार्टर में काम करने के लिए रख लेंगे? अमन ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया। अमन की बात पर सुमित ने कुछ सोचा और अपना बिस्तर सही कर जैसे ही सोने को हुआ कि तभी उनके डोर पर दस्तक हुई। डोर पर दस्तक होते देख सुमित ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान शख्स खड़ा था। उस नौजवान शख्स ने सुमित से कहा, नवीन सर ने आप दोनों को बुलाया है। ये बोलकर वो शख्स वहां से चला गया। सुमित ने अमन को उठाया और उसे अपने साथ लेकर बाहर आ गया। सुमित को पता नहीं था नवीन कहाँ है, इसलिए उसने एक गार्ड से नवीन के बारे में पूछा तो उस गार्ड ने एक गैलरी की तरफ इशारा कर दिया। सुमित और अमन उस गैलरी की तरफ बढ़ गए। गैलरी में पहुंचते ही उन दोनों को नवीन एक सोफे पर बैठे हुए दिखा। नवीन ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया। नवीन का इशारा पाकर वो दोनों उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। उन दोनों के बैठते ही नवीन ने उन दोनों के आगे एक एक सूटकेस बढ़ा दिया। जैसे ही दोनों ने सूटकेस खोलकर देखा तो उनकी आंखें फटी के फटी रह गई। वो सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। एक सूटकेस में 5 करोड़ है। अब हमारा सौदा यही खत्म होता है, कल सुबह होते ही ड्राइवर तुम लोगों को तुम्हारी बताई गई जगह पर छोड़ देगा। ये बोलते हुए नवीन अपनी जगह से उठा और जाने लगा। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले क्या मैं इस हेडक्वार्टर में काम कर सकता हूँ? सुमित ने सूटकेस बंद करते हुए कहा। सुमित की बात सुनकर नवीन के कदम रुक गए और अमन के आंखों में जो चमक थी वो गायब हो गई। नवीन सुमित की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, तो तुम यहाँ नताशा की वजह से रुकना चाहते हो? नवीन की बात सुनकर सुमित थोड़ा झेप गया और अमन उसे हैरानी से देखने लगा। सुमित ने नवीन से नजरें चुराते हुए कहा, आपको जो समझना है समझिए। नवीन ने अपने होठों को कल करते हुए कहा, ये हेडक्वार्टर कमरान ऑपरेट करता है तो मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अभी वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है, तो जब तक उसका मूड ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या तब तक हम यही रुक सकते हैं? सुमित ने पूछा तो नवीन ने कुछ सोचा और हामी भर दी। नवीन के वहां से जाने के बाद अमन ने सुमित की तरफ एक तीखी निगाह डाली और बोला, अच्छा अब समझा, तो यहाँ इसी वजह से काम करना चाहता था। नहीं यार, मेरी बात सुन। सुमित ने इतना कहा ही था कि अमन में उसकी बात काटते हुए कहा, तूने अपना फैसला कर लिया है ना, तो अब मेरा भी फैसला सुन ले, मैं तेरे साथ यहाँ काम नहीं करने वाला। ये बोलकर अमन अपनी जगह से उठा और सूटकेस लेकर कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ देव नदी में बहता हुआ नदी के कोने में आ गया था। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल के करीब थी, वो नदी के किनारे बैठी चांद को देख रही थी। तभी उसे अपने पैर में दर्द महसूस हुआ। उस लड़की ने अपने पैर की तरफ देखा तो एक छोटा कीड़ा उसके पैर पर था। उस लड़की ने कीड़े को हटाया और जैसे ही चांद को देखने के लिए अपनी नजरें उठाई, तभी उसकी नजर नदी किनारे बह रहे देव पर पड़ी। उस लड़की ने बिना देरी किए देव की बाह थामी और उसे जमीन पर खींच लिया। क्या देव की जान बच पाएगी? क्या देव नवीन से कांटेक्ट कर पाएगा? क्या मोड़ लेगी सुमित और नताशा की ये कहानी? जानने के पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH36 सवाल जवाब। सुबह का वक्त। हेडक्वार्टर में अमन अपने कपड़े बैग में पैक कर रहा था और सुमित उसे समझा रहा था।
देख यार, तू समझने की कोशिश कर, वो देव की बहन नहीं है, सुमित ने समझाते हुए कहा। अमन ने अपने कपड़े सूटकेस में डालते हुए कहा, बहन हो या ना हो, लेकिन देव ने तो उसे अपनी बहन मान लिया है ना, और अगर वो किसी को अपना मान ले तो वो उसके लिए हर हद पार कर देगा। लेकिन वो तो मर चुका है ना, सुमित ने उसकी बात का रिस्पॉन्स करते हुए कहा। उसके मरने से कहानी खत्म नहीं हो जाती, अमन ने सुमित की तरफ देखते हुए कहा। तेरे कहने का क्या मतलब है? सुमित ने अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। अमन ने अपना सर पकड़ते कहा, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन ही ना करता। फिर उसने सुमित को गुस्से से देखते हुए पूछा, तुझे सच में देव के बारे में कुछ नहीं पता? अमन की बात सुनकर सुमित अपना सर खुजाने लगा। अमन ने उसे ऐसा करते हुए देखा और बोला, उसके मरने से ये कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर उसका चैप्टर क्लोज करना है तो देव के 5 खास आदमियों को मरना होगा। वो खास आदमी कौन है? सुमित उसके सामने वाले बेड पर बैठते हुए पूछता है। अमन भी बेड पर बैठ गया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, देव के खास आदमियों के अंदर देव की खूबियां है। नवीन के पास देव का दिमाग है, कमरान के पास देव के जैसी ताकत है, सूर्य को देव की परछाई कहा जाता है, रवि अंडरवर्ल्ड में छुपे देव के दुश्मनों को मारता है, और आखिर में है मनीष, उसके पास देव की एक सीक्रेट तकनीक है। अमन की बात सुनकर सुमित ने अपने होठों को कल किया और सोचते हुए बोला, अगर मैं इन सारे लोगों को मना लूं तो क्या मैं नताशा से शादी कर सकता हूँ? सुमित बात पर अमन उसके सर पर टिपली मारी और बोला, सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी जाती है, अगर एक साथ पूरी चढ़ेगा तो लंगड़ा हो जाएगा। तू एक काम कर, पहले नताशा से कंफर्म कर ले कि वो भी तुझसे प्यार करती है या नहीं। ये बोलकर अमन वापस से अपने कपड़े पैक करने लगा। अमन की बात सुनकर सुमित अपने कमरे से निकला और नताशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। सुमित ने रूम का डोर नॉक किया, अंदर से नताशा का जवाब मिलने पर सुमित डोर ओपन कर अंदर चला गया। नताशा रूम की खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सुमित के हाथ में खाने की प्लेट थी। सुमित ने वो प्लेट एक टेबल पर रखी और नताशा के पास जाकर खड़ा हो गया और सामने देखते हुए बोला, आज तुम नाश्ता करने नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता रूम में ही ले आया। सुमित की बात सुनकर नताशा ने कोई रिस्पांस नहीं किया और बिना भाव के उसकी तरफ देखने लगी। सुमित ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर नताशा को एक चेयर पर बिठाते हुए बोला, पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे उसका सही जवाब जानना है। और ये बोलते हुए सुमित ने खाने की प्लेट उसकी तरफ कर दी। लेकिन नताशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो मानो एक बेजान शरीर बन चुकी थी। सुमित ने ये देखा और आह भरते हुए एक चेयर लेकर नताशा के पास बैठ गया। सुमित ने एक बाइट नताशा की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन इस बार भी नताशा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सुमित ने वो बाइट नताशा के होठों से सटा दिया। इस बार नताशा को मजबूरन वो बाइट खाना पड़ा। नताशा को खाते देख सुमित ने कहा, देव भैया की वजह से परेशान हो? सुमित की बात सुनकर नताशा की आंखें बंद हो गई और उसके आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़ककर उसके गाल पर आ गिरी। सुमित ने जब ये देखा तो उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो। फिर सुमित ने उसे किसी तरह बेहला फुसला कर नाश्ता करवाया और उसे बेड पर बिठाते हुए उसके पास बैठ गया। सुमित जैसे ही कुछ पूछने को हुआ तभी नताशा उसके गले लग गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। सुमित ने जब ये देखा तो उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हे नताशा, आर यू ओके? नताशा ने उसके गले लगकर रोते हुए कहा, देव भैया ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। जब उन्होंने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया था तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर वो कभी मुसीबत में हुए तो मैं उन्हें बचाने आऊं, लेकिन मेरे आने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। सुमित ने नताशा को आपने से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या देव तुम्हारे भैया है? भाई से बढ़कर थे वो मेरे लिए। ये बोलकर नताशा कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर उसने सुमित की तरफ देखा जो उसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। नताशा समझ गई सुमित क्या जानना चाहता है। नताशा ने गहरी सांस ली और सुमित की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं 10 साल की थी तब मैं देव भैया को एक सिग्नल के पास भीख मांगते हुए मिली थी। मेरे साथ और भी बच्चे भीख मांग रहे थे। अब वो लोग इस वक्त कहाँ पर है? सुमित ने नताशा को रोकते हुए पूछा। नताशा ने सुमित की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, इस वक्त वो लोग देव भैया के खास आदमी है। नताशा की बात सुनकर सुमित हैरानी से आंखें फाड़े नताशा को देखने लगा। नताशा ने एक नजर उसकी तरफ देखा और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, एक गैंग थी जो बच्चों को विकलांग कर उनसे भीख मांगवाती थी, लेकिन हम लोग बच गए क्योंकि हम उन्हें वक्त से पहले पैसे दे दिया करते थे। जब हम लोग देव भैया से मिले तब वो 15 साल के थे। उन्होंने जब हमें देखा तो वो हमसे भीख मांगने का कारण पूछने लगे। उनकी बात पर सारे लोग चुप हो गए। मैं कुछ पल के लिए झिझक गई, फिर मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। हमारी कहानी सुनकर भैया ने हमें बचाने का फैसला किया। हम लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ गए। हम लोगों को मजबूरन उन्हें उस गैंग के अड्डे पर ले जाना पड़ा। तो क्या देव ने तुम लोगों को उनसे बचा लिया, लेकिन कैसे? सुमित ने कंफ्यूजन में पूछा। नताशा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, जानती हूँ यकीन नहीं करोगे, लेकिन भैया 15 साल की उम्र में ही कुंग फू एक्सपर्ट बन चुके थे। भैया ने हमसे कहा कि हम लोग वहां मौजूद सारे बच्चों को लेकर बाहर चले जाए। उनकी बात पर हम लोग सारे बच्चों को लेकर बाहर आ गए और देव भैया के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो जगह ब्लास्ट हो गई। जब नवीन भैया और कमरान भैया ने ये देखा तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना भैया को ढूंढने चले गए। कुछ देर बाद देव भैया उन्हें आग की लपटों के बीच बेहोश मिले। नवीन और कमरान भैया की उम्र उस वक्त 13 साल की थी। वो दोनों किसी तरह भैया को बाहर लेकर आ गए और हम लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए।
कुछ देर खामोश रहने के बाद नताशा बोली, उसके बाद से हम लोगों ने कसम खाई कि चाहे जो भी हो लेकिन हम अपनी जान देकर देव भैया की जान बचाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। नताशा की बात सुनकर सुमित ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बोलकर सुमित ने नताशा को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर बाहर जाने लगा। तभी सुमित की नजर दरवाजे पर खड़े नवीन पर पड़ी। नवीन को देखकर सुमित रुक गया। नवीन उसके पास आया और उसके कंधे को थपथापाते हुए बोला, उसे कंसोल करने के लिए थैंक्स। ये बोलकर नवीन वहां से चला गया। दूसरी तरफ जंगल में नदी के पास बने एक छोटे से घर में देव कंबल में लिपटा एक बेड पर लेटा था और एक लड़की उसके पास बैठी उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। वो देव को चेहरे को देख ही रही थी कि तभी देव की बॉडी में हरकत हुई और देव झटके से उठकर बैठ गया। देव के ऐसा करने से वो लड़की पीछे हो गई और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी देव द गॉड फादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH37 शर्टलेस देव। देव झटके से उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। आंखें मलने के बाद जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो उसकी नजर अपने सामने बैठी लड़की पर गई जो देव को सहमी नजरों से देख रही थी। सॉरी, लगता है मैंने आपको डरा दिया, लेकिन एक मिनट में यहाँ कैसे पहुंचा? देव ने अपना सर खुजाते हुए कहा। देव की बात सुनकर उस लड़की ने अपने आप को शांत किया और देव से बोली, वो दरअसल मैं आपको यहाँ लेकर आई। उसने लड़की ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी। एक 4 साल का बच्चा बेड के पास आते हुए बोला, मम्मा आप मेरा भी क्रेडिट खा रही है। अंकल मैं और मम्मा आपको यहाँ लेकर आए हैं। उस बच्चे की बातें सुनकर देव हल्के से मुस्कुरा देता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, थैंक्स चैंप, मेरी मदद करने के लिए। वैसे आपका नाम क्या है? उस लड़के ने मासूमियत से कहा, मेरा नाम साहिल है। साहिल की बात पर देव ने साहिल के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, और मेरा नाम देव है। साहिल ने हाथ मिलाते हुए कहा, वाह अंकल आपकी आंखें ग्रीन कलर की है। हाँ, अच्छा लग रहा हूं ना मैं? देव किसी बच्चों की तरह बोला। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरों के तपिश महसूस हुई। देव ने अपने आप को देखा। देव के बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, उसने बस एक पैंट पहनी थी और वो लड़की देव के परफेक्ट बॉडी को खोए हुए देख रही थी। ऊपर से देव के शरीर के घाव उसकी बॉडी को और अट्रैक्टिव बना रहे थे। देव ने जब ये देखा तो ऑकवर्ड फील करने लगा। वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे एक शॉल बेड के पास वाले टेबल पर दिखी। देव ने वो शॉल उठाए और अपनी बदन को ढाक लिया। देव के ऐसा करते ही वो लड़की अपने होश में आई और इधर उधर देखने लगी। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उस लड़की हिम्मत कर देव की तरफ देखा और बोली, वैसे मेरा नाम सोनाक्षी है। ये नाम सुनकर देव के आगे कुछ पुरानी यादें घूमने लगी। पुरानी यादों को याद कर देव ने अफसोस में अपनी आंखें बंद कर ली। आप ठीक है? सोनाक्षी ने देव से पूछा। सोनाक्षी की बात सुनकर देव अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक बहन की याद आ गई, उसका नाम भी सोनाक्षी था। ओह, तो इस वक्त वो कहाँ पर है? सोनाक्षी ने पूछा। देव ने उदास मन से कहा, वो 5 साल पहले गुजर गई। सॉरी, सोनाक्षी ने अफसोस से कहा। देव ने उसे ऐसे उदास देखा तो उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए क्या आप दोनों इस घर में अकेले रहते हैं? देव की बात सुनकर सोनाक्षी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। ये बोलकर सोनाक्षी कमरे से बाहर निकल गई और साहिल बेड पर आकर बैठ गया। सोनाक्षी के जाते ही देव ने शॉल हटाए और अपने घाव को देखने लगा। देव ने जो शर्ट अपने घाव पर बंधी थी वो नदी में बहते हुए देव के घाव पर से हट गई थी और उस घाव पर खून जम गए थे। अंकल आपको चोट लगी है? रुकिए मैं आपके लिए मेडिकल किट लेकर आता हूँ, साहिल ने मासूमियत से कहा और खिलौने वाली किट लेकर आ गया। देव ने देखा तो उसे साहिल की मासूमियत पर बड़ा प्यार आया। उसने साहिल का सर सहलाते हुए कहा, अरे ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। देव ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर रूम की तरफ आती हुई सोनाक्षी पर पड़ी। देव ने साहिल से कहा, अपनी मम्मा को इसके बारे में कुछ मत बताना। औक। साहिल ने मासूमियत औक अंकल कहा और अपने खिलौनों से खेलने लगा। देव ने जल्दी शॉल बदन पर डाली और सीधा बैठ गया। सोनाक्षी ने खाने की प्लेट देव की तरफ बढ़ा दी। देव ने बिना कोई सवाल किए सोनाक्षी से प्लेट ली और खाना खाने लगा। देव ऐसे खाना खा रहा था मानो वो जन्मों का भूखा हो। खाना खाते हुए ही बीच में देव को खांसी आ गई। देव को खांसते देख सोनाक्षी ने पास रखे जग से गिलास में पानी निकाला और देव की तरफ आकर उसकी पीठ सहलाने लगी। देव ने सोनाक्षी के हाथ से गिलास लिया और एक सांस में ही सारा पानी पी गया। देव को नॉर्मल होता देख सोनाक्षी उसके सामने बैठ गई। देव ने खाना खत्म किया और उठकर अपना हाथ धोने चला गया। देव कमरे से बाहर निकला और सामने बने बसिंग की तरफ जाकर हाथ धोने लगा। हाथ धोने के बाद देव घर से बाहर निकला और घर के आसपास के नजारे देखने लगा। बर्फ में ढके पहाड़, शांत जंगल और पंछियों की खिलखिलाहट, नदी को छूकर गुजरती हवा। ये नजारे देखकर देव हल्के से मुस्कुरा दिया और नदी के पास जाकर बैठ गया। सोनाक्षी देव को घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। कुछ देर तक नदी किनारे बैठने के बाद देव उठा और जंगल की तरफ बढ़ गया। सोनाक्षी ने जब देव को जंगल की तरफ जाते देखा तो वो उसके पीछे जाते हुए बोली, वो जंगल जंगली जानवरों से भरा है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, रुकिए। सोनाक्षी की बात सुनकर देव रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। सोनाक्षी उसके पास आई और हाफते हुए बोली, वो जंगल बहुत खतरनाक है। देव ने काम और शांत आवाज में कहा, फिक्र मत करो, ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, आप साहिल के पास रहिए, मैं बस यूं गया और यूं आया।
देव की बात सुनकर सोनाक्षी ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना। ये बोलकर वो घर के अंदर चली गई। देव ने सोनाक्षी को जाते हुए एक नजर देखा और वो भी जंगल में चला गया। शाम का वक्त, सोनाक्षी किचन में रात का खाना बना रही थी। वो कुछ परेशान लग रही थी, क्योंकि देव अब तक नहीं आया था। वो खाना बनाते हुए बार बार गेट की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और देव अपने हाथों में कुछ पत्ते या कह सकते हैं जड़ी बूटियां लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। वो अंदर आते ही सीधा किचन में चला गया। देव ने आते हुए जरा भी आवाज नहीं की थी, इसीलिए सोनाक्षी को भी पता नहीं चला कि देव आ गया है। देव जैसे ही किचन में गया तो उसकी नजर खाना बना रही सोनाक्षी पर गई। सोनाक्षी कहीं खोए हुए खाना बना रही थी। देव सोनाक्षी के पास आते हुए बोला, क्या मैं कुछ देर के लिए आपका किचन यूज कर सकता हूँ? CH38 awkwardness। सोनाक्षी पीछे होते हुए दीवार से सट गई थी। सोनाक्षी ने डरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बोलते हुए सोनाक्षी का गोरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। देव उसके बहुत पास आ गया था। उसने सोनाक्षी की तरफ झुकते हुए माधोशी भरी आवाज में कहा, रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर देव पीछे हुआ और हंसने लगा। देव की बात सुनकर सोनाक्षी अपनी तेज हो रही सांसों को काबू करने लगी। बहुत ही गंदा मजाक था, आज के बाद ऐसा मजाक मत कीजिएगा, सोनाक्षी ने कहा और वापस से खाना बनाने लगी। देव हंसते हुए बोला, आपका चेहरा देखने लायक हो गया था। जितना लाल टमाटर नहीं होता उससे ज्यादा आपका चेहरा लाल हो गया था। देव की बात सुनकर सोनाक्षी झेप गई। देव सीरियस होते हुए बोला, अच्छा मजाक से हटके, क्या मैं आपका किचन कुछ देर के लिए यूज कर सकता हूँ? अब जो भी करना है खाना खाने के बाद करना। ये बोलकर सोनाक्षी ने खाना बॉल में लिया और डाइनिंग टेबल पर रखकर साहिल को आवाज लगाने लगी। साहिल जो अपनी कार के साथ खेल रहा था, वो सोनाक्षी की आवाज सुनकर उसके पास आ गया। सोनाक्षी ने साहिल को अपने पास बिठाया और दोनों खाना खाने लगे। देव ने भी अपनी जड़ी बूटियां किचन में रखी और वो डिनर करने लगा। डिनर करने के बाद सोनाक्षी साहिल को लेकर रूम में चली गई और देव किचन में चला गया। साहिल को सुलाने के बाद सोनाक्षी रूम से बाहर आ गई और देव के पास चली गई। देव ने उन जड़ी बूटियों का लेप बना लिया था। देव ने उस लेप को एक कटोरी में लिया और हॉल में आ गया। सोनाक्षी ने जब देव की हाथ में कटोरी देखी तो उसने पूछा, ये क्या है और ये तुम्हारे किस काम आने वाला है? सोनाक्षी की बात सुनकर देव ने शॉल उतार दी। सोनाक्षी ने जब देव के ताजा हो चुके घाव को देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे हो गई। जब सोनाक्षी ने पहली बार देव के बॉडी को देखा था, उसका ध्यान देव के ताजा हो चुके घाव पर नहीं गया था, क्योंकि देव ने अपने हाथ से वो घाव ढक रखे थे। देव ने वो लेप एक टेबल पर रखा और सोनाक्षी की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपके पास कोई वेस्ट कपड़ा है? सोनाक्षी ने घबराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सोनाक्षी अपने हाथ में कुछ दुपट्टे लेकर आई और देव की तरफ बढ़ा दिया। देव ने दुपट्टा लेते हुए थैंक्स कहा और वो दुपट्टे टेबल में रखकर एक चेयर खींचकर उस पर बैठ गया और वो लेप लगाने लगा। घाव पर लेप लगाते वक्त देव उस घाव को हल्के से दबा रहा था। सोनाक्षी ने जब ये देखा तो उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? देव ने एक दर्द भारी मुस्कान लिए कहा, ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं जो मुझे बरसों पहले मिले हैं। कुछ देर तक अपने घाव पर लेप लगाने के बाद देव ने एक दुपट्टा लिया और उसके टुकड़े कर अपने घाव पर लपेटने लगा। सोनाक्षी ने देव को रोकते हुए कहा, तुम्हारे पीछे भी कुछ घाव है। एक काम करो, पीछे मुड़ जाओ, मैं तुम्हें वहां लेप लगा देती हूँ। सोनाक्षी की बात सुनकर देव ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली और सोनाक्षी हल्के हाथों से लेप लगाने लगी। देव ने सोनाक्षी की तरफ तिरछी नजरों से देखा और बोला, अगर आप ऐसे ही लगाती रही तो सुबह हो जाएगी, और अगर मैंने जल्दी जल्दी लगाया तो आपको दर्द होगा। सोनाक्षी ने लेप लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे आप लगाइए। ये बोलकर देव अपने लेप लगे घाव पर कपड़ा लपेटने लगा। देव की बात सुनकर सोनाक्षी जल्दी जल्दी लेप लगाने लगी, लेकिन मजाल थी कि देव के मुंह से एक आवाज भी निकले। सोनाक्षी ने ये देखकर अपने मन में कहा, ये इंसान किस धातु का बना है? मिट्टी का बना हूं मैडम, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता? सोनाक्षी ने हैरानी से कहा। अब आप इतनी जोर से सोचोगी तो सुनाई तो देगा ही, देव ने कहा। सोनाक्षी ने जल्दी जल्दी लेप लगाया और उसके हाथ से दुपट्टा लेकर उसके पीठ पर लगे घाव पर बांधने लगी। दुपट्टा बांधते वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी करीब हो गए थे। जैसे ही सोनाक्षी की नजर देव की आंखों से मिली तो उसकी हार्टबीट तेज हो गई और उसका गला सूखने लगा। सोनाक्षी ने जल्द ही अपनी नजरें झुका ली, तभी उसकी नजर देव के गर्दन के तिल पर पड़ी। ये देखकर सोनाक्षी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। तभी देव ने उसके हाथों से दुपट्टा लिया और बांधने लगा। देव के छूने से सोनाक्षी अपने होश में आई और सीधी खड़ी हो गई। देव भी थोड़ा असहज हो गया था। देव ने अपने सारे घाव पर कपड़ा बांधने के बाद सोनाक्षी से कहा, मैं हॉल में ही सो जाता हूँ। ये बोलकर देव जैसे ही सोफे पर लेटने को हुआ, तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिस पर हाथ चढ़ा था। ये कौन है? देव ने उस तस्वीर पर उंगली पॉइंट करते हुए पूछा। सोनाक्षी ने देव की उंगली की दिशा को फॉलो किया और उसकी नजर भी उस तस्वीर पर गई। ये मेरे हस्बैंड है, 2 साल पहले एक जंग में शहीद हो गए, सोनाक्षी ने उदास मन से कहा और अपना सर नीचे झुका लिया। इसका मतलब आपके पति आर्मी ऑफिसर थे? देव ने पूछा तो सोनाक्षी ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। देव कुछ है कहता उससे पहले ही सोनाक्षी कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई। सोनाक्षी के हाथ में एक कंबल था।
सोनाक्षी ने वो कंबल देव की तरफ बढ़ा दिया और बोली, रात में ठंड बढ़ जाती है इसलिए आप ये ओढ़कर सो जाइए। देव ने सोनाक्षी ने कंबल लिया और बिना कुछ कहे सोफे पर लेट गया। देव समझ गया था कि सोनाक्षी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कंबल देने बाद सोनाक्षी भी कमरे में चली गई। दूसरी तरफ एक आलीशान होटल के रूम में राजीव और दिग्विजय एक सोफे पर बैठे थे और उन दोनों के साथ नवीन, सूर्य, कमरान और मनीष बैठे थे। वो लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद रवि अंदर आया और उनके पास बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि वो भागकर आया था। नवीन ने बिना किसी भाव के रवि से पूछा, क्यों बुलाया है हमें यहाँ? विक्रांत जिंदा है और मार्कस ने अंडरवर्ल्ड में मौजूद सभी गैंग्स को हमारे गैंग्स के खिलाफ भड़काकर अपने तरफ कर लिया है। कुछ ही दिनों में वो लोग हमारी गैंग पर हमला करेंगे, ऐसी खबर मिली है। देव के नाम के बाद अगर किसी का नाम अंडरवर्ल्ड में गूंजता था तो वो नाम मार्कस का था। मार्कस देव का जानी दुश्मन था और देव से गॉडफादर का ओहदा हथियाना चाहता था। रवि की बात सुनकर नवीन ने शांत आवाज में कहा, गैंग्स के आदमियों को लड़ाई के लिए तैयार करो। बॉस के नाम की दहशत दुनिया और अंडरवर्ल्ड में खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। उन लोगों के हमला करने से पहले हम लोग उन पर हमला करेंगे। ये बोलकर नवीन अपनी जगह से उठ गया और बाहर जाते हुए बोला, रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से आप सबको सो जाना चाहिए। गुड नाइट। ये बोलकर नवीन बाहर चला गया और उसके पीछे वो चारों भी चले गए। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH39 धमकी। सुबह का वक्त। सोनाक्षी उठी और फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगी। तभी देव को कुछ आवाज सुनाई दी और वो लगभग उड़ता हुआ सोफे से उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर किचन की तरफ गई और वो किचन में चला गया। किचन में जाकर उसकी नजर गाना गुनगुनाकर खाना बनाती हुई सोनाक्षी पर पड़ी। देव ने ये देखा और चैन की सांस ली। देव भी जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और वापस से सोनाक्षी के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके मुझ पर किए गए एहसान को चुकाऊंगा। देव की बात सुनकर सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, लेकिन तुम नदी में कैसे पहुंचे? सोनाक्षी की बात सुनकर देव हल्के से मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि सोनाक्षी कभी ना कभी उससे ये सवाल पूछेगी। उसने पहले से ही एक कहानी तैयार कर रखी थी। देव ने सोनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, वो दरअसल 2 दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने आया था। हम लोग जानते थे कि वो जंगल खतरनाक है, लेकिन हम लोगों को कुछ तूफानी करना था, इसीलिए हम उस जंगल में चले गए। जब मैं जंगल में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था तो एक भालू ने मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं उस भालू से बचते हुए भाग रहा था तो मेरा ध्यान उस भालू पर था और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं नदी में गिर गया और मेरे सर पर चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया। सोनाक्षी को देव की बनाई कहानी पर यकीन हो गया और आगे उसने देव से इस बारे में कुछ नहीं पूछा और खाना बनाने लगी। देव ने सोनाक्षी ने पूछा, वैसे साहिल नहीं उठा? सोनाक्षी ने जवाब दिया, साहिल थोड़ा देर से उठता है। ये बोलकर वो वापस से खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में खाना रेडी हो गया। सोनाक्षी ने जैसे ही खाना डाइनिंग टेबल पर रखा तो साहिल चहकते हुए उसके पास आया और उसके पैर को हक करते हुए बोला, मम्मा भूख लगी है। सोनाक्षी ने साहिल के गलों को सहलाते हुए कहा, तुमने अच्छे से ब्रश किया है ना? सोनाक्षी की बात सुनकर साहिल ने मासूम बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। सोनाक्षी ने साहिल को एक चेयर पर बिठाया और उसके पास वाले चेयर पर बैठकर खाना खिलाने लगी। देव उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे जो उसकी आंखों से छलकने को हुए कि तभी सोनाक्षी ने देव को आवाज देकर नाश्ता करने के लिए कहा। सोनाक्षी की आवाज सुनकर देव अपने ख्यालों से बाहर आया और सोनाक्षी के देखने से पहले उसने अपने आंसू पोंछे और उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने के बाद सोनाक्षी ने टीवी ऑन की और न्यूज देखने लगी। टीवी पर देव की ही न्यूज चल रही थी। ये देखकर सोनाक्षी ने चैनल चेंज किया और कार्टून वाला चैनल लगाकर कमरे में चली गई। देव साहिल के साथ बैठकर कार्टून देख रहा था। कुछ देर बाद सोनाक्षी तैयार होकर बाहर आई। सोनाक्षी ने सूट सलवार पहना था, उसके ऊपर एक स्लीवलेस जैकेट डाल रखी थी और एक आइडेंटिटी कार्ड डाल रखा था। देव ने ये देखा और सोनाक्षी से सवाल किया, आप काम पर जा रही है? देव की बात पर सोनाक्षी ने हाँ में सर हिलाया और साहिल के पास बैठ गई। सोनाक्षी ने साहिल से कहा, देखो बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप अंकल के साथ घर पर रहो और हाँ, अंकल को परेशान मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओक। सोनाक्षी की बात सुनकर साहिल ने ओक मम्मा कहा और उसे किस कर वापस टीवी देखने लगा। सोनाक्षी उठकर देव से जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी देव ने कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अच्छे से साहिल का ख्याल रखूंगा। आफ्टर ऑल मुझे अपने ऊपर किए गए एहसान उतारने हैं। देव की बात सुनकर सोनाक्षी हल्के से मुस्कुराए और देव को उसका और साहिल का ख्याल रखने का कहकर बाहर चली गई। शाम का वक्त। एक बड़े से मैदान में आदमियों की लाशें बिछी हुई थी और लगभग 300 लोग अपना सर, हाथ और पैर पके हुए दर्द से कराह रहे थे। उस जगह के आसपास गाड़ियों का घेरा बना हुआ था और उस घेरे के बीच में एक और गाड़ी का घेरा बना था। उन गाड़ियों में से निकलती हेडलाइट की रोशनी कुछ लोगों के चेहरे पर पड़ रही थी जो उस घेरे के बीच घुटनों पर बैठे थे और उनके सामने नवीन और कमरान सारे लोगों को अपने डोमिनेटिंग ऑरा के साथ घूर रहे थे। नवीन के सारे आदमियों ने उस जगह को अपने काबू में कर रखा था और वो इस जगह के चारों तरफ फैल गए थे। उनसे कुछ दूर सूर्य, रवि और मनीष एक कार की बोनट पर बैठे पिज्जा खा रहे थे। मनीष ने पिज्जा खाते हुए कहा, यार सोचा नहीं था मार्कस नाम का आदमी इंडियन निकलेगा।
तुझे क्या लगा वो कोई फॉरेनर होगा? ओ अब समझा, बॉस ने तुझे अंडरवर्ल्ड के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया, रवि ने पिज्जा की स्लाइस उठाते हुए कहा। हाँ, सूर्य ने गुस्से में पिज्जा चबाते हुए कहा, बचकर भाग गया साला, अगर हाथ लग जाता ना तो उसे ऐसा सबक सिखाता ना कि अंडरवर्ल्ड पर राज करने का सपना देखना तो क्या उसके बारे में सोचकर ही कांप उठता। सूर्य की बात सुनकर मनीष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब मामला शांत हो गया है और पूरी तरह से हमारे अंडर है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो देख लेंगे। आप ठीक कह रहे हो, ये बोलकर सूर्य ने भी एक स्लाइस उठा ली। तभी मनीष ने दोनों की तरफ देखकर पूछा, यार वो मार्कस इंडियन होने के बावजूद भी फॉरेनर वाले नाम रखता है, ऐसा क्यों? मनीष की बात सुनकर सूर्य ने खाते हुए जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि उसका असली नाम मौर्य प्रसाद है। अब ऐसा नाम लेकर तो वो अंडरवर्ल्ड में कदम नहीं रख सकता, क्योंकि इस नाम में ऐसा क्या ही दमदार है, तो उसने अपना नाम बदलकर मार्कस रख लिया। दूसरी तरफ जो लोग घुटनों पर बैठे थे उनमें से कुछ लोग इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन थे और कुछ लोग मिनिस्टर्स थे। एक मिनिस्टर ने अपना हाथ जोड़ते हुए उन दोनों से कहा, माफ कर दीजिए हमें, मार्कस ने हमें भटका दिया था, वरना हम गॉडफादर देव के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उस मिनिस्टर की बात सुनकर कमरान ने दांत भिजते हुए कहा, बॉस के मरने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग अंडरवर्ल्ड में जो मर्जी आए करो, भूलो मत के बॉस ने तुम लोगों पर कितने एहसान किए हैं। एक सूट बूट पहने आदमी ने कहा, हमें पता है सर, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका पाएंगे। आप हमें इस बार माफ कर दीजिए, अगर हमने अगली बार ऐसा किया तो आप हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर बाकी लोग भी उसकी बात दोहराने लगे। नवीन ने उन सबको शांत किया और बोला, ये पहली और आखिरी बार है जो मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो तुम लोगों को मालूम है बॉस को बेरहम दरिंदा कहा जाता था, तुम लोगों को उन्हीं का टॉर्चर देखने को मिलेगा। नवीन की बात सुनकर सारे लोग सहम गए और उन तीनों से रिक्वेस्ट करने लगे। नवीन ने उन सबको चुप करवाया और बोला, अभी यहाँ जो भी हुआ उसके बारे में अगर हम लोगों के अलावा किसी और को पता चला तो अपने परिवार वालों को खोने के लिए तैयार रहना। नवीन की बात सुनकर एक शख्स नवीन के पास आते हुए बोला, आप बेफिक्र हो जाइए, हम ये बात अपने तक ही रखेंगे, बल्कि इस मामले को यही दबा देंगे। उस शख्स की बात सुनकर नवीन और कमरान ने उन्हें जाने दिया और अपने लोगों के साथ बैठकर वो लोग उस जगह से रवाना हो गए। क्या मुसीबत टल चुकी थी या कोई और बड़ी मुसीबत इन लोगों का इंतजार कर रही थी? आखिर क्यों देव जिंदा बचकर भी वापस नहीं आया? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH40 प्रॉब्लम। रात का वक्त। सोनाक्षी जब घर वापस आई तो वो साहिल और देव को ढूंढने लगी, तभी उसे किचन में कुछ आवाज सुनाई दी। सोनाक्षी किचन की तरफ बढ़ गई और अंदर आते ही उसकी नजर देव और साहिल पर पड़ी। देव अपने ऊपर शॉल ओढ़े आटा गूंद रहा था और साहिल उसके पास स्लैब पर बैठ उससे बातें कर रहा था। देव की पीठ सोनाक्षी की तरफ थी, हालांकि देव ने सोनाक्षी के ऑरा को महसूस कर लिया था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बना रहा। देव ने आटा गूंदते हुए साहिल से पूछा, एक बात बताओ, तुम स्कूल जाते हो? साहिल ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ अंकल जाता हूँ, वो स्कूल की तरफ से कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, कल से स्कूल खुल जाएगा तो मैं भी मम्मा के साथ चला जाऊंगा। साहिल की बात पर देव हल्के से मुकुरा दिया, तभी साहिल की नजर सोनाक्षी पर पड़ी, उसने चहकते हुए कहा, मम्मा आप आ गई। साहिल की बात सुनकर सोनाक्षी उन दोनों के पास आ गई और देव को देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? देव ने मुस्कुराकर आटा गूंदते हुए जवाब दिया, वो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक सोचा आपकी घर के कामों में हेल्प कर देता हूँ, मुझे आपका एहसान चुकाना है। आपको पता है मेरे जान की कीमत क्या है? देव ने सोनाक्षी की तरफ देखकर पूछा। सोनाक्षी ने उत्सुकता से पूछा, कितनी है? देव ने अपने होठों को कर्ल करते हुए जवाब दिया, 10,000। ये बोलकर देव मुस्कुराने लगा। फिर देव ने सोनाक्षी से कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। देव की बातों में मानो जादू था, उसकी बात सुनकर सोनाक्षी तो जैसे उसकी किसी बात पर मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देव जब भी किसी से बात करता तो वो उसकी आंखों में देख रहा होता। देव की आंखें इतनी नशीली थी कि हर कोई उसमें खो सा जाता था। सोनाक्षी का भी कुछ यही हाल था, उसने औ कहा और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद सोनाक्षी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। देव ने भी जल्दी जल्दी रोटियां तैयार कर ली थी और वो सारा खाना टेबल पर सजा रहा था। सोनाक्षी जैसे ही चेयर पर बैठी तो देव ने उसके आगे प्लेट की और उससे खाना परोसते हुए बोला, वैसे मैं कुकिंग में ज्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कि आप मेरा खाना भी ना पसंद करो। बहुत दिनों बाद मैंने खाना बनाया है, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। देव की बात सुनकर सोनाक्षी ने रोटी का एक टुकड़ा लिया और सब्जी में लगाकर खा लिया। वो बाइट मुंह में जाते ही सोनाक्षी की आंखें बंद हो गई और सोनाक्षी उस बाइट के टेस्ट को एंजॉय करने लगी। कुछ देर बाद सोनाक्षी ने आंखें खोली और आंखों में चमक लिए देव से कहा, इट्स डिलिशियस, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? देव ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, वो बनाते बनाते मेरे खाने का टेस्ट और मेरा एक्सपीरियंस दोनों इंप्रूव हो गए। देव का जवाब पाकर सोनाक्षी ने उसे खाना खाने के लिए कहा और साहिल को भी अपने पास बिठाकर खाना खिलाने लगी। देव ने खाना खाते हुए सोनाक्षी से पूछा, यहाँ आसपास में कोई गांव है क्या? हाँ, यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर है, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? सोनाक्षी ने पूछा। देव ने खाते हुए जवाब दिया, नहीं बस ऐसे ही। कुछ देर रुककर सोनाक्षी ने देव से पूछा, तुम्हारा सरनेम क्या है?
सोनाक्षी की बात सुनकर देव खाते हुए रुक गया और एक लंबी सांस लेकर जवाब दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, इसीलिए मैंने खुद से ही अपना सरनेम लगा लिया, देव मल्होत्रा, अच्छा है ना। देव की बात सुनकर सोनाक्षी को उसके लिए बुरा लगा, लेकिन उसने देव को और दुखी ना करते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, अच्छा है। खाना खाने के बाद सोनाक्षी ने साहिल को कमरे में भेज दिया। साहिल के कमरे में जाने के बाद सोनाक्षी देव के पास कुछ कपड़े लेकर आई और उसे देव को थमाते हुए कहा, रात में ठंड बढ़ जाएगी तो ये कपड़े भी पहन लेना। फिर कुछ देर रुककर सोनाक्षी ने धीमी आवाज में देव से पूछा, अब तुम्हारा घाव कैसा है? देव ने वो कपड़े लेते हुए जवाब दिया, पहले से बेहतर है, लेकिन ये किसके कपड़े हैं? सोनाक्षी ने कहा, ये मेरे पति के हैं। फिर सोनाक्षी ने उसे अपना ध्यान रखने का कहा और किचन में चली गई। देव ने भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और सोने की तैयारी करने लगा। देव सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी डोर पर नॉक हुआ। आवाज सुनकर देव ने अपने मन में कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? ये सोचता हुआ देव दरवाजा खोलने के लिए उठा ही था कि तभी सोनाक्षी किचन से निकली और दरवाजा खोलकर बाहर खड़े शख्स से बात करने लगी। बाहर खड़ा शख्स एक गुंडा था। सोनाक्षी ने उस गुंडे से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, आप बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, पैसे आते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगी। सोनाक्षी की बात सुनकर उस गुंडे ने कहा, तू औरत है इसीलिए हमारे बॉस तुझ पर इतनी नरमी दिखा रहे हैं, तेरे पास बस 2 दिन है, अगर तूने इस बार पैसे नहीं चुकाए तो इस बार बॉस खुद आएंगे। ये बोलकर वो गुंडा अपने साथियों के साथ वहां से चला गया और सोनाक्षी ने दरवाजा बंद कर लिया। सोनाक्षी की दरवाजा खोलते देख देव अपनी जगह पर रुक गया था। उसने सोनाक्षी से पूछा, कौन था? सोनाक्षी अब थोड़ा परेशान हो चुकी थी। उसने मोहलत तो मांग ली थी, लेकिन उसके लिए इतने कम वक्त में पैसे चुकाना मुश्किल लग रहा था। उसने जैसे ही देव की आवाज सुनी तो उसने परेशान स्वर में कहा, कुछ नहीं। ये बोलकर वो बिना देव की बात सुने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। देव भी सोनाक्षी को काफी हद तक समझ गया था। वो मन में ही अपने आप से बोला, ये लड़की काफी इंट्रोवर्ट टाइप की है, ये कोई बड़ी मुसीबत में है लेकिन ये मुझे बताएगी नहीं, लगता है मुझे खुद पता करना पड़ेगा। ये सोचते हुए देव सो गया। सुबह का वक्त देव की आंखें जैसे ही खुली तो उसकी नजर सोनाक्षी पर पड़ी जो साहिल को तैयार कर रही थी। देव उठा और जल्दी जल्दी फ्रेश हो गया और दोनों के साथ नाश्ता करने के बाद देव उनके साथ दरवाजे तक आया और साहिल से बोला, अच्छे से पढ़ाई करना। साहिल ने ओक अंकल कहा और बाहर खड़ी स्कूटी पर जाकर बैठ गया। सोनाक्षी दरवाजे पर खड़ी थी। वो देव से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ सोचकर अपने आप को रोक लिया और वो भी स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गई थी। देव ने भी शायद उसके मन के सवाल को पढ़ लिया था। उसने उन दोनों को जाते देख अपने मन में कहा, फिक्र मत कीजिए, ये चोट ठीक होते मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर देव अंदर आया और वो घर की साफ सफाई करने लगा। इसी तरह एक दिन बीत गया। इस बीच देव सोनाक्षी की किसी ना किसी काम में हेल्प करता रहता था। उसकी चोट भी रिकवर हो चुकी थी। आखिर क्या है सोनाक्षी की परेशानी? क्या देव वापस जाने से पहले सोनाक्षी की परेशानी दूर कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।